नमस्कार, परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में मूल अधिकारों के ऊपर अपन आज चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार को समझने के पहले अपन अधिकारों की टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे कि अधिकार किन्हें कहा जाता है। फिर ये प्रश्न आता है कि मूल अधिकार किसे कहा जाता है, तो इसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। एक इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि संवैधानिक अधिकार कौन सा है निम्न में से, या सांविधिक अधिकार कौन सा है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार है। तो यदि अपने को इनकी डेफिनेशन याद होगी तो अपन आराम से समझ पाएंगे कि कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार है या कौन सा अधिकार है जिसको संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, कौन सा अधिकार है जिसको सांविधिक अधिकार कहा जाता है। सांविधिक के साथ साथ में इसके लिए विधिक टर्मिनोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है, इसके लिए वैधानिक अधिकार शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और इसके लिए कानूनी अधिकार का भी प्रयोग किया जाता है। तो इनके शब्दों में ही इनका अर्थ छिपा हुआ होता है। सिर्फ अपने को समझना है, थोड़ा डिटेल में समझना है, थोड़ा तरीके से समझना है ताकि अपने को आंसर देने में कठिनाई नहीं हो। और फिर लास्ट में अपन देखेंगे कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। जो अपना टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा मौलिक अधिकार भाग 3 को, और इसमें भी अनुच्छेद 32 को जो अपन आगे देखेंगे क्या है, संविधान की आत्मा कहा गया है। इतना इंपॉर्टेंट भाग है मौलिक अधिकार। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। प्राकृतिक अधिकार नाम से पता चल रहा है जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं वो प्राकृतिक अधिकार है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो ये प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जीवन जीने का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, वो प्रकृति ने दिया है अपने को। दूसरा मौलिक अधिकार है, दूसरा टर्मिनोलॉजी आती है अधिकारों की, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, तो नाम से पता चल रहा है ऐसे अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। जिनका वर्णन संविधान में किया गया है वो संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। कानूनी अधिकार कौन से होते हैं? कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जो विधायिका द्वारा बनाए गए हैं, जिनका निर्माण विधायिका द्वारा किया गया है, वो कानूनी अधिकार होते हैं, वैधानिक अधिकार होते हैं। ठीक है, फिर अपन इसमें यानी कानून बनाने का काम होता है संसद का, विधायिका का। तो सिंपल सा मतलब है कि ऐसे अधिकार कानूनी अधिकार कहलाते हैं जो संसद द्वारा बनाए गए हैं लेकिन इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यदि संविधान में इनका उल्लेख कर दिया जाता तो ये संवैधानिक अधिकार हो जाते। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार एक्ट आया 2005 में, तो ये वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। यदि इसको संविधान में लिख दिया जाता तो ये संवैधानिक अधिकार हो जाता। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहा जाता है फिर? तो देखो, मौलिक अधिकार जो है इसके लिए एक शब्द में आता है परमानेंट, आपको वो मिलेगा जब भी कभी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है, तो परमानेंट अपने को वर्ड मिलता है जिसको संविधान के द्वारा गारंटी दी जाती है, इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। और गारंटी के लिए हिंदी में शब्द आता है वो है प्रत्याभूति। ठीक है, जिसको संविधान के द्वारा प्रत्याभूति दी जाती है, जिसको संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है, और न्यायालय इनका रक्षक होता है, और न्यायालय इनका रक्षक होता है। ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और कोई अधिकारों की टर्मिनोलॉजी जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं उसकी डेफिनेशन आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 से 35 में इसमें भी जो मूल संविधान था इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में होता है। और एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 क जो है या संपत्ति का अधिकार है, ये अब संविधान के भाग 12 में है।
तो भाग 12 अनुच्छेद 300 के में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी एक कानूनी अधिकार भी है, ये एक संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि इसका वर्णन संविधानों में है, मूल अधिकारों में नहीं है। और मूल अधिकारों में क्या होता है कि संविधान गारंटी देता है, यानी अपन डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और संवैधानिक अधिकारों पर अपन को एक प्रक्रिया के तहत जाना होता है, अपन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के लिए। अपने मौलिक अधिकारों के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा जो भाग हैं, जो और अनुच्छेद संविधान में और अधिकार हैं, उनके लिए नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हो गए? 6 मौलिक अधिकार हैं। एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, इसमें यह बताया गया, अपन सिंपल भाषा में बात करें कि इसका मतलब क्या है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का, तो सिंपल सा मतलब यह है कि मौलिक अधिकार किसको प्राप्त होंगे। तो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो शामिल है, उन सब को मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो कौन शामिल है इसमें? इसमें केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका, कार्यपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यानी यहाँ तक कि राज्य के अंदर कोई इकाई है, समूह है, संगठन है, ऐसे नाम दिए हुए हैं। तो वास्तव में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये बताया गया है कि मौलिक अधिकार किसको प्राप्त होंगे। तो जो राज्य की परिभाषा में आता है उन सबको मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, भाग 3 के लाभ प्राप्त होंगे। अब राज्य की परिभाषा की अपन बात करें तो भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद हैं जो राज्य की परिभाषा बताते हैं। एक अनुच्छेद 12 है, एक अनुच्छेद 35 है, और एक है अनुच्छेद 152। ये 3 अनुच्छेद हैं जो राज्य की परिभाषाओं का जिक्र करते हैं। इनको आगे देखेंगे, अपन डिटेल में देखेंगे क्या होता है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे अनुच्छेद आते जाएंगे, मैं इन तीनों का मतलब आपको रिवाइज करवाता रहूँगा। अभी आप केवल अनुच्छेद 12 को समझिए। अनुच्छेद 13 क्या है? तो अनुच्छेद 13 की अपन सिंपल भाषा में बात करें तो 3 शब्दावलियाँ हैं, 3 सिद्धांत बताए गए हैं। इसमें कौन कौन से हैं 3 सिद्धांत? आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन वर्ड आता है, आच्छादन का मतलब ढका हुआ। एक आता है पृथक्करण, पृथक्करण का सिद्धांत, और एक आता है अल्पीकरण का सिद्धांत या न्यूनीकरण का सिद्धांत, कुछ भी बोल दीजिए, अल्पीकरण या न्यूनीकरण का सिद्धांत। क्या है ये डिटेल में तो अपन समझेंगे, लेकिन यदि शॉर्ट एंड स्वीट में आप समझना चाहें तो इसका एक ही मतलब होता है कि इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखिए आप, भारतीय संविधान में बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो बहुत सारे अनुच्छेद हैं, वो अपन ने दूसरे देशों से लिए हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है वो रहा है भारत शासन अधिनियम जो आया था एक्ट 1935 इसका। इसमें 321 अनुच्छेद थे। इन 321 में से 250 अनुच्छेद अपन ने एज इट इज़ भारतीय संविधान में शामिल कर लिए। यानी जो वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, इनमें से 250 अनुच्छेद अपन ने एज इट इज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिए। तो अब हो सकता है कि किसी भी अनुच्छेद में, 395 में से किसी भी अनुच्छेद में कोई ऐसा प्रावधान हो जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, कोई भी ऐसा प्रावधान हो जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ऐसा कोई भी प्रावधान होगा तो उसे उस सीमा तक, जैसे ये मौलिक अधिकार है, इसमें से ये भाग है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो इस भाग को आच्छादित समझा जाएगा, यानी ढका हुआ समझा जाएगा कि भाई ये लिखा हुआ तो है यहाँ पर, लेकिन ये ढका हुआ है, इसको अपन नहीं मानेंगे, ये तो हो गया आच्छादित। इसको पृथक समझा जाएगा, यानी इसको बिल्कुल अलग ही कर दिया जाएगा, ये है नहीं, संविधान का भाग ही नहीं है, ये पृथक कर दिया जाएगा। और अल्पीकरण में इसको कम कर दिया जाएगा, यानी लिखा हुआ भी है लेकिन इसमें भी कोई ऐसा पार्ट है इस लिखे हुए में भी जो मौलिक अधिकारों का ये तो हनन नहीं करता है, ये करता है। तो जो भाग मौलिक अधिकारों का नुकसान पहुंचा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उस भाग को कम कर दिया जाएगा, अल्प कर दिया जाएगा। वापिस समझ लेना, संविधान के भाग 3 में कोई ऐसा, पूरे संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसे उस सीमा तक आच्छादित समझा जाएगा, पृथक समझा जाएगा, अल्प समझा जाएगा। ठीक है,
अब इसको डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, इतने पढ़ना चाहते हैं, तो भी आपका काम कंपटीशन एग्जाम्स में हो जाता है। लेकिन आप जब बहुत लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, आईएएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जो मैं आपको बताता हूँ कि और क्या प्रोविजंस हैं। पहली बात ये, ऐसी कोई भी विधि पूरे संविधान में कहीं पर भी ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो उसे उस सीमा तक शून्य समझा जाएगा। शून्यकरण का सिद्धांत, अल्पीकरण का सिद्धांत, शून्य समझा जाएगा। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। हाल ही में आपने देखा होगा कि 99वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। क्या था उस पर अपन कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। इसमें न्यायालय के न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने का प्रावधान था न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। इसको न्यायालय ने निरस्त कर दिया इसी अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद 13 के आधार पर, कि ये जो अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती है। यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती भी है तो वह भी असंगति की सीमा तक, कि जहां तक वह असंगत हो रहा है मौलिक अधिकारों से, उसको शून्य समझा जाएगा। कानून की क्या परिभाषा है, इसमें यह भी बताया गया है कि कानून किसे माना जाएगा। यह अनुच्छेद 13 में बताया गया है। संसद के अधिनियमों को, संसद कोई कानून बना देती है, अधिनियम बना देती है, उसको कानून माना जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा पारित अधिनियम, जैसे राष्ट्रपति ने कोई आदेश जारी कर दिया, कोई अध्यादेश जारी कर दिया, वो भी कानून की श्रेणी में आएगा। यानी यदि ये भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो इसको भी शून्य घोषित कर सकता है न्यायालय। यदि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल नहीं है ये राज्य विधानमंडल है। राज्यपाल का अध्यादेश, देखो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 123 इंपोर्टेंट है, इसमें भी 1 2 3 का आंकड़ा आता है। और राज्यपाल 213 इसमें भी ये तीनों वर्ड आते हैं, 1 2 3, ठीक है। लेकिन 213 और अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। उपविधियां होती हैं, नियम, विनियम, परंपराएं, रूढ़ि, आदेश, ये भी कानून के दायरे में आते हैं। परंपरा, रूढ़ि का तो एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि हाल ही में पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर के एक निर्णय आया था। वहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर के विवाद चल रहा था कि महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, मंदिर में नहीं दिया जाता था। लेकिन न्यायाधीशों की 3 न्यायाधीशों की बेंच बैठी और 3 न्यायाधीशों की बेंच ने 2-1 से निर्णय दिया कि महिलाओं को अनुमति दी जानी चाहिए। ये जो एक न्यायाधीश थी ये इंदु मल्होत्रा थी, और इंदु मल्होत्रा ने ये कहा कि राज्य को धर्म में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो राज्य के खिलाफ जनता भड़क जाएगी, विरोध कर देगी। ये स्टेटमेंट था न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा का, जिन्होंने समर्थन किया था कि महिलाओं को प्रवेश नहीं देने का यदि वहाँ पे परंपरा चल रही है तो उसको माना जाना चाहिए, ठीक है। तो परंपराएं, रूढ़ि होते हैं, वो भी कानून के दायरे में आते हैं। अब ये 6 मौलिक अधिकार रह गए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन, और ये सन भी याद रखना 1978 है। संविधान में 2 बड़े महत्वपूर्ण संविधान संशोधन ये 42 और 44वां। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। इसके तहत एक मूल अधिकार, कौन सा, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया और मूल अधिकारों से। तो संपत्ति का अधिकार कहाँ पर था, तो देखो 2 अनुच्छेद हैं, एक तो 19(1)(च), इसमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, और एक था अनुच्छेद 31। तो इन दोनों से इनको हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क भी आ सकता है, ये कैपिटल में ए लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। समता का अधिकार, देखो यहाँ पे वास्तव में समानता वर्ड अपन पढ़ते हैं, समता नहीं, समता वर्ड लिखा गया है यहाँ पर, ना कि समानता। समानता और समता में फ़र्क होता है। समानता का मतलब है इक्वलिटी और समता का मतलब होता है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इक्विटी। क्या अंतर है इन दोनों में, अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, देखना। ये एक दीवार है, इस दीवार के इस साइड में ये ग्राउंड बना हुआ है, स्टेडियम है, ग्राउंड नहीं बोलेंगे अपन, स्टेडियम बोलेंगे, ठीक है। और इस साइड में ये 3 व्यक्ति हैं, ये 3 व्यक्ति हैं, और यहाँ पर मैच खेला जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। इनको ये यहाँ से मैच देख रहे हैं,
समझना बात को। इस दीवार की हाइट है 5 फीट, ठीक है, दीवार की हाइट है 5 फीट। ये व्यक्ति, इसकी हाइट है 6 फीट, तो ये मैच आराम से देख लेगा, इसको कोई कठिनाई नहीं है, ये दीवार के पास खड़ा होकर के मैच देख सकता है। दूसरा व्यक्ति है, इसकी खुद की हाइट ही 5 फीट है, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए भाई, एक आधी ईंट या पत्थर ये रख ले और उसके ऊपर खड़ा हो जाए तो ये मैच आराम से देख सकता है, इन थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इसको। तीसरा व्यक्ति है, ये है दिव्यांग, ये दिव्यांग है। अब ये दिव्यांग व्यक्ति, इसको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ये मैच देख ही नहीं पा रहा है, इसको ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। तो अगर इन तीनों को ये कह दिया जाए कि सब समान है, सभी लोग क्या है, समान है, जिसमें योग्यता है वो मैच देख लेगा, जिसमें योग्यता नहीं है वो साइड में आ जाओ, तो ये व्यक्ति है, ये ज़्यादा आसानी से मैच देख पाएगा, जो जिसकी 6 फीट हाइट है। लेकिन ये जो दो व्यक्ति हैं, ये वाला, इसको भी थोड़ी कठिनाई होगी और इसको ज़्यादा कठिनाई होगी, ये तो देख ही नहीं पाएगा दिव्यांग, ठीक है। तो अगर इन सबको ये कह दिया जाए कि जिसमें योग्यता है वो मैच देख लेगा, तो यह समानता। और जब ये कहा जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति मैच नहीं देख सकता है, तो उसको विशेष जो व्यवस्था है वो इसको उपलब्ध करवाई जाए, ये हो जाएगी समता। ये क्या है, समता। आई होप आप इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ पाए हैं। तो जो समता है ये किस सिद्धांत पर काम कर रही है, ये काम करती है समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार, और असमान के साथ असमान व्यवहार। असमान और असमान के साथ कैसा व्यवहार, असमान व्यवहार। इस सिद्धांत पर ये काम करती है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर ये दिव्यांग व्यक्ति है, ये इनमें असमान था, तो इस असमान को कुछ विशेष व्यवस्था दी गई जो इनको नहीं दी गई, यानी असमान के साथ असमान और जो समान है इसके साथ में समान व्यवहार। इस सिद्धांत पर कार्य करता है समता का सिद्धांत। तो भारतीय संविधान में भी समता का अधिकार वर्ड लिखा गया है, ना कि समानता का अधिकार लिखा गया है। ये बड़ी काम की बात है, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। तो पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जिसको समता का अधिकार बोला गया है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। दूसरा आप देख रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 से 22 है, ये यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। 31 जैसे मैंने आपको बताया कि संपत्ति का प्रोविजन था, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि 31 बी और सी में भी कुछ प्रावधान है, वो पढ़ेंगे कभी अपन जब अनुच्छेद 39 पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों में। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6वां मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 में, ठीक है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 में एक लाइन में अपन बात करें तो है विधि का शासन। विधि का शासन, ये नाम से पता चल रहा है कि शासन कानून का होगा। विधि के शासन का जो कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले अरस्तु ने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन इसको जो तरीके से बताने वाला पहला विचारक है वो था ब्रिटेन का डायसी, ठीक है। डायसी ने पहली बार विधि के शासन को सैद्धांतिक रूप में बहुत ही तरीके से स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया। विधि के शासन में दो बातें, एक तो है विधि के समक्ष समानता और दूसरी है विधि के समान संरक्षण। एक बार मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, फिर आप इस लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। विधि के समक्ष समानता पहली बात ये है, और दूसरी है विधि के समान संरक्षण। दोनों टर्मिनोलॉजी को अपन समझते हैं। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सभी समान होंगे, कानून के सामने सभी समान होंगे, यानी कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर बहुत बड़ा कोई व्यक्ति होगा जो बहुत रेपुटेड आदमी है, वो भी यदि कोई अपराध करेगा तो भी उसको सज़ा मिलेगी, वही सज़ा मिलेगी यदि कोई गरीब व्यक्ति कोई अपराध करता है। तो गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी विधि के सामने सभी क्या है, समान है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और डायसी ने विधि के शासन के साथ इसको भी स्पष्ट किया है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें आती हैं, एक तो है कानून
आप राज्य बोल सकते हैं, और दूसरा है व्यक्ति। कानून की शक्ति बड़ी है या व्यक्ति की शक्ति बड़ी है? यहाँ पर आप देखना, विधि कानून बनाएगा राज्य, और कानून के समक्ष सभी समान है, यानी व्यक्ति की शक्ति यहाँ पर कम हो गई और कानून की शक्ति बढ़ गई, राज्य की शक्ति बढ़ गई। इसलिए इसको नकारात्मक कानून कहा जाता है। कैसा कानून है? नकारात्मक कानून है। दूसरी टर्मिनोलॉजी, तो इसमें 3 बातें हैं। विधि के समक्ष समानता में डायसी द्वारा दिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ पर व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है, राज्य की शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए ये कैसा कानून है? नकारात्मक कानून है। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, और एक शब्दावली अपन पढ़ते हैं विधि के समान संरक्षण। ये क्या है? विधि के समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर अपने को पढ़ना ऐसे है, समान संरक्षण को व्यवहार पढ़ेंगे कि विधि सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। ये इसकी शब्दावली, विधि सभी के साथ समान व्यवहार करेगी, कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। बात को समझना। पहले अपन ने पढ़ा था कि कानून के सामने सब समान है। अभी यहाँ पे कानून समान व्यवहार करेगा, इसका क्या मतलब है? देखना, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। सलमान खान के ऊपर एक केस चल रहा है। जब वो हम साथ साथ मूवी की शूटिंग करने आए थे 98-99 में, तब जोधपुर में उन्होंने एक हिरण का शिकार किया, और हिरण जो भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसमें सूची फर्स्ट में आता है, शेड्यूल फर्स्ट में है। और शेड्यूल फर्स्ट के जो जीव होते हैं इनको मारना अपराध है। ठीक है, जैसे बाघ हुआ, हिरण हुआ, इनका शिकार नहीं किया जा सकता है। इसने शिकार किया। एक मान लीजिए इसके ऊपर जिस व्यक्ति ने केस किया वो बिश्नोई संप्रदाय का कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति जयपुर में दिहाड़ी मजदूरी करता है, जोधपुर का व्यक्ति है। दिहाड़ी मजदूरी उसे कहा जाता है जिसके घर में शाम को खाना भी तब पकता है जब वो मजदूरी करके आएगा। आप देखते हैं जो चौराहों पर खड़े होते हैं सुबह सुबह मजदूर वर्ग, ये वो लोग होते हैं जिनके पास में जो मजदूरी आती है दिन की, ये वो पैसा लेकर के जाते हैं, और शाम को वो उस पैसे से, मजदूरी मिलने के बाद में उस पैसे से आटा खरीदते हैं, और शाम को इनके घर पे चूल्हा जलता है। तो मान लीजिए बिश्नोई संप्रदाय का एक व्यक्ति है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है। अब सलमान खान है, ये देश का सबसे बढ़िया एडवोकेट भी कर सकता है। जब इसकी सुनवाई होगी कोर्ट में तो ये चार्टर प्लेन से कोर्ट में पहुंच सकता है। ठीक है, अपनी बात रखेगा और वापस इसी चार्टर प्लेन से ये उड़ जाएगा और मुंबई पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, इसके पास में ना तो किराया है कि ये जोधपुर पहुंच सके, और ना ये एडवोकेट की डेफिनेशन जानता है कि क्या होता है, और एडवोकेट इसने कर भी लिया तो इसके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि इसको दे पाए। तो सरकार यदि इसको आने जाने का किराया मुहैया करवाए और एक बहुत ही बढ़िया एडवोकेट इसको सरकारी वकील प्रोवाइड करवाए, तब तो कानून समान व्यवहार करेगा, और नहीं कानून समान व्यवहार नहीं करेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। इस उदाहरण से नहीं समझ में आई तो आपके पास में ऑप्शन है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, वापस से सुन सकते हैं। सारे ऑप्शन है इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में। ठीक है, तो वापस सुन लेना। वैसे समझ में आ गई, आसान सी बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विधि समान व्यवहार करेगी, यानी कानून समान व्यवहार करेगा। अब इसमें कानून की शक्ति कमज़ोर हो गई, कानून मजबूर हो गया समान व्यवहार करने के लिए, यानी उसको सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, यानी व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है तुलनात्मक रूप से। तो इसकी प्रकृति कैसे कानून की हो गई? ये सकारात्मक कानून है, ये सकारात्मक कानून है, और विधि के समक्ष समानता है वो नकारात्मक कानून है। इतनी सी बात समझ में आ गई तो अपन अनुच्छेद 14 को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या लिखा गया है। बाकी जो मैंने बताया वही बातें लिखी गई है। विधि के समक्ष समता, ये विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या करता है। क्लियर? विधि के समक्ष समानता नकारात्मक कानून है, यानी विधि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं होगा। ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण को देखते हैं। ये कानून की
ये कानून की विधि का जो समान संरक्षण है ये सकारात्मक व्याख्या है। इसके अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, अलग अलग परिस्थितियों में भेदभाव हो सकता है। सांसदों व राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया है, ये सांसदों के विशेष अधिकार आर्टिकल 105, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है अनुच्छेद 361 में। ठीक है, ये विशेष अधिकारों का वर्णन यहाँ पे। ऐसे राज्यपाल को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। आप देखेंगे सांसदों के साथ साथ विधायकों को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनको जार कर्म से छूट दी गई है। महिलाओं को जार कर्म का मतलब है कि आपने एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी ऐतराज करके, कि कोई महिला पुरुष के ऊपर ये आरोप लगा सकती है कि इसने मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन कोई पुरुष किसी महिला के लिए नहीं कह सकता है कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, क्योंकि जार कर्म से उनको उन्मुक्ति दी गई है। ठीक है, बाकी जो आगे के अनुच्छेद हैं वो अपन आगे की जो सेशन होंगे, आगे की क्लासेज होंगी, उनमें मैं अपलोड करता जाऊंगा। आज के लिए आई थिंक इतना एनफ है। ठीक है, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन। और नए सेशन में फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको अपन लेंगे और एक एक करके मौलिक अधिकार को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मेरे क्लासेज, मेरे रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं, आपके लिए यदि यूजफुल है तो आप प्लीज़, आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर भी करने का प्रयास करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।